बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द प्रोग्राम वॉइस ऑफ गिलगित बल्तिस्तान और मैं हूं आपकी होस्ट महविश मुमताज़ बेग। नाजरीन, अगर यूथ की बात करें तो यूथ जो है वो रोशन मुस्तकबिल के हवाले से एक ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस का हामिल है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एज आई ऑलवेज से कि हमारे मुआशरे में जो यूथ फैक्टर है, एटलीस्ट यूथ को जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फ्रीडम, वेल एजुकेटेड होना चाहिए। और इसके अलावा ब्रॉड माइंडेड की मैं बात करूँ, यहाँ पर हर तरह से फ्रीडम उनको हासिल होनी चाहिए और ताकि वो एक अपना लोहा जो जिसको हम कहते हैं मनवा सकता है वो मनवाए यहाँ पर। तो जब यूथ फैक्टर स्ट्रॉन्ग होगा हमारे माशरे में तो फिर बाकी तमाम जो फैक्टर्स होंगे वो ऑटोमेटिकली उसमें चेंजिंग आएगी और बहुत ही अच्छे अंदाज में आएगी। बिकॉज ऐसा देखा गया है कि किसी भी माशरे में मुल्क कौम की तरक्की के लिए, इलाके की तरक्की के लिए जब यूथ अपना स्टैंड लेती है, यूथ जब जो है स्ट्रॉन्ग नज़र आती है तो उस इलाके की तामीर और तरक्की में जो है वो अपना भरपूर जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। और इसके साथ साथ कोई शक नहीं कि वो एरिया तरक्की ना करे जहाँ पर यूथ जो है वो अपना स्टैंड ले, बल्कि यूथ अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए आगे बढ़ें। तो यहाँ पर आज हम यूथ के हवाले से ही बात करेंगे। सो मच सपोर्ट आवर यूथ फॉर ब्राइट फ्यूचर, फॉर बेटर फ्यूचर। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट गिलगित बल्तिस्तान, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को जो वहाँ पर जो उसकी जियोलॉजी है, ज्योग्राफी है, वहाँ का कल्चर, इन्वायरमेंट, हम सब उससे अवेयर हैं। और स्पेशली जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ यूथ के लिए मैसेज भी देती हूँ और यूथ जो फैक्टर गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है उस पर काम करना कितना इम्पोर्टेंट है और वहाँ पर जो यूथ को गाइडलाइन देना, उनको सपोर्ट करना किस कदर ज़रूरी है पूरे गिलगित बल्तिस्तान की जो तामीर और तरक्की के लिए, उससे हम सब आशना है। लेकिन फिर भी इसके बावजूद अपनी जिम्मेदारियों में कोताहियां करते आए हैं, चाहे वो हाई प्रोफाइल बैठे हुए लोग हों या फिर पेरेंट्स की बात करूं तो यूथ जो सपोर्ट यूथ को चाहिए वो असल में कहीं ना कहीं हमसे छूट जाती है। इसके बैक पे क्या वजूहात हैं आज इस हवाले से भी जानेंगे। बिकॉज टुडे वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट इन अवर प्रोग्राम। इनके हवाले से बताती चलूँ कि एक ऐसे नौजवान जिन्होंने पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में सबसे कम उम्र तरीन इनकी, बल्कि मगर ये बता दूं कि ही इज़ फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान, ज़िला स्तौर से इनका ताल्लुक़ है और पूरे गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में सबसे कम उम्र तरीन जो है वो कालम निगार होने का एजाज़ इन्होंने पाया है। तो ये गिलगित बल्तिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है, इनका काम गिलगित बल्तिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है और इनकी जो स्टोरी है वो यकीनन हमारे यूथ को इंस्पायर करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अहम रोल भी प्ले करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम आइए अपने गेस्ट को आपके सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं। At this time, Faislan Shafa Isfahani is with us, first youth columnist in the history of Gilgit-Baltistan. अस्सलाम वालेकुम फैसलान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वेलकम टू आवर प्रोग्राम। फैसलान, आपका नाम थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में मुझे भारी लग रहा है, सॉरी फॉर दैट। ओके नाज़रीन, आज फैसलान के साथ जो है हम इनकी जो करियर है, इनकी स्टोरी है, इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। हाउ ही हैज़ बिकम द फर्स्ट यंगेस्ट कॉलमनिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, इस हवाले से बात करेंगे। जो स्ट्रगल इन्होंने की, जो हर्डल्स इनको आई और ये यूथ के हवाले से क्या पैशन रखते हैं, क्या जज्बा रखते हैं, क्या सोचते हैं, क्या एम लेकर आए हैं और ये अपने काम को मज़ीद आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे, इसके ऊपर आज हम खसूसी तौर पर बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैसलान, आई वुड लाइक टू नो अबाउट योर फैमिली बैकग्राउंड और इसके अलावा ज़िला अस्तौर से हैं, अस्तौर के कौन से गांव से आपका ताल्लुक़ है और आपके एजुकेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे अपने बारे में? मेरा ताल्लुक़ बेसिकली ज़िला अस्तौर के इलाके चोंगड़ा से, छोटा सा एक गाँव चोंगड़ा से। और बेसिकली अगर मैं अपनी स्टडीज़ के बारे में बताऊँ तो बचपन से ही मैं अपनी स्टडीज़ के साथ लॉयल और रिस्पॉन्सिबल रहा हूँ। तो जब मैंने 8th क्लास पास कर लिया और मुझे लगा कि जो हमारे ज़िला स्टोर के अंदर जो एजुकेशन स्टेटस है, एजुकेशन जो सेक्टर का स्टेटस है वो इतना कोई क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करने वाला नहीं था, तो मैंने ये सोचा कि मैं कोई दूसरी सिटी में मूव कर लूँ। तो इस हवाले से जब घर वालों से भी बात की तो घर के अंदर ही कन्फ्लिक्ट चलने लगे कि सबके बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? क्या हो गया? तो ये एक चीज़ थी, लेकिन मैं अपनी बात पे डटा रहा। मैंने कहा कि अगर मैं यहाँ रहूँगा तो वो चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। तो इस हवाले से जो घर में जो फैमिली मेम्बर्स में जो एक मेंबर को मैं कन्विंस कर सकता था वो मेरी माँ थी। तो उनको मैंने कन्विंस किया। फिर उन्होंने कहा अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जाएं। फिर मैंने सिकरदू सिटी की तरफ मूव किया और उधर उसवा पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज से मैंने मेट्रिकुलेशन कंप्लीट किया।
तो अभी जब मैं वहाँ पे गया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज ये था कि घर में जो मेरे फादर थे उनका जो मूड था वो बहुत एग्रेसिव था कि मैं नहीं पूछ के गया था असल में। तो घर वाले भी काफ़ी वो थे। अभी मेरे लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था, मैंने अपने आप को प्रूव करना था। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा और मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया तो बाकी जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ थी मुझे उनको भी काफ़ी कम करना पड़ा स्टडीज़ में टाइम देके। तो फिर जब मैंने 9th क्लास के पेपर्स दे दिए उसके बाद रिज़ल्ट अनाउंस हो रहा था, तब तक भी मुझे मतलब खुद पे बहुत चीज़ों से गुज़र रहा था मैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जब रिज़ल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मेरे आए। और जब मैंने अपने फादर को कॉल की तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर उनका जो एग्रेसिव जो मूड था वो हैप्पीनेस में चेंज हो गया। तो उधर से मैंने ये कंटिन्यू किया और इस रास्ते में काफ़ी हर्डल्स और इम्पीडिमेंट्स मुझे पेश आई, लेकिन उसको मेंटेन करते हुए मैंने अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। उसके बाद जब मैंने मेट्रिकुलेशन की तो अपना रिज़ल्ट लोगों के सामने रखा तो हर कोई मुझे यही कह रहा था कि यू शुड चूज़ मेडिकल और इंजीनियरिंग। तो जैसे कि हमारे माशरे के दस्तूर हैं जी, क्योंकि ये एक ट्रेडिशन चल रहा है। अगर मैं कहूँ तो जीबी के अंदर डॉक्टर्स और इंजीनियर की फील्ड का ट्रेडिशन एक चलता आ रहा है और इसको ब्रेक करने के लिए किसी ने भी कोई इकदाम नहीं किया था। तो फिर मैंने अपने घर वालों को भी यही कहा कि मैं डॉक्टर्स और इंजीनियरिंग की फील्ड चूज़ नहीं करना चाह रहा हूँ। तो घर वालों ने कहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं? मैंने कहा क्या करना चाह रहा हूँ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये नहीं करना चाह रहा। फिर आपको पता है मैट्रिक जब आप करते हैं तो उसके बीच में थोड़ा सा आपको टेन्योर मिलता है इंटरमीडिएट में इंटर होने के लिए। तो उन दिनों मैंने काफ़ी रिसर्च की चीज़ों के हवाले से, फिर मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि मैं CSS कर लूँगा। तो फिर जब मैंने अपने भाई को कहा तो उन्होंने कहा कि मेरे जो एल्डर ब्रदर थे उन्होंने कहा कि अगर अभी आपने CSS करने का इरादा किया है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप इंटरमीडिएट स्टडीज़ को शुरू करें और GC यूनिवर्सिटी लाहौर से करें। तो मैंने कहा भाई ये GC यूनिवर्सिटी क्या है, प्रोनाउंस क्या है? तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर से आप अपनी इंटरमीडिएट की स्टडी को शुरू करें। तो मैंने कहा कि अभी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट एक सेक्टर से शुरू करो। अभी गवर्नमेंट का सेक्टर का नाम सुन के मुझे GB के जो गवर्नमेंट के सेक्टर्स थे और स्कूल से उसका जो इमेज था वो मेरे माइंड में बन रहा था। तो फिर उन्होंने कहा ये उसका नाम है यूनिवर्सिटी का, ये उसका जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तब मैंने उस यूनिवर्सिटी के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो मुझे पता चला कि उस यूनिवर्सिटी ने अल्लामा मोहम्मद इकबाल, पितरिस बुखारी, फैज़ अहमद फैज़, इशफाक अहमद और बानो कुद्सिया जैसे बड़े बड़े सितारों को पैदा किया है। तो मेरे अंदर क्यूरियोसिटी और डेवलप हो गई कि उधर जाने के लिए। तो मैं समझता हूँ कि उधर से मैंने स्टार्ट किया अपनी स्टडीज़ और ये जो यूनिवर्सिटी है मेरे लिए काफ़ी मोटिवेशन है। सही। और इसके बाद जो है ये कॉलम निगारी का जो है वो शौक कैसे पैदा हुआ और कब आपने जो है अपना पहला आर्टिकल लिखा या कॉलम आपने लिखा था और किस पर? असल में देखें तो जब आप अभी मैंने एक जर्नी स्टार्ट करनी थी CSS के हवाले से, और अभी अगर आप देखें तो CSS के लिए कहते हैं कि आपने न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ना होता है। करंट अफेयर से आपको बाखबर रहना चाहिए। तो इस हवाले से मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ता था। पहले मैं लोकल न्यूज़पेपर्स पढ़ता था, K2 न्यूज़पेपर पढ़ता था, औसाफ न्यूज़पेपर पढ़ता था। फिर मैंने नेशनल लेवल की न्यूज़पेपर्स पढ़ना शुरू किया, उसमें जंग न्यूज़पेपर, डान न्यूज़पेपर। तो जब मैं उसमें डिफरेंट राइटर्स को पढ़ता था तो मेरे दिल में भी एक हसरत पैदा होती थी कि काश मेरा भी एक आर्टिकल इन न्यूज़पेपर्स में आ जाता। एक आर्टिकल, ये नहीं था कि मैं जर्नलिज़म को आगे कंटिन्यू करूँगा, बस एक ये हसरत पैदा हो गई थी। फिर उस वक़्त मैंने सोचा कि एक तो मैं पहले शुरू कर रहा हूँ अपना जो कैरियर है, तो एक ऐसा टॉपिक होना चाहिए जिसको उस टॉपिक को लोग अट्रैक्ट करें और वो टॉपिक लोगों को अट्रैक्ट करे। तो अगर मैं ऐसा कोई टॉपिक चूज़ करता कि गिलगित बल्तिस्तान प्यारा इलाका है ये वो, तो कोई अट्रैक्ट नहीं करता। फिर मेरे माइंड में एक टॉपिक आया। मेरा जो पहला आर्टिकल था वो गिलगित बल्तिस्तान के कामयाब लोगों से शिकवा था। जब मैंने ये आर्टिकल लिखा और इस आर्टिकल को मैंने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स की जो जीमेल होती है उनमें सेंड कर दिया, तो एट अ टाइम ये आर्टिकल पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान की न्यूज़पेपर को मिला के 10 न्यूज़पेपर में ये पब्लिश हुआ था।
और जब सोशल मीडिया लिखा कब था आपने ये डेट याद है? डेट एग्जैक्ट मंथ भी याद नहीं है? मंथ भी ईयर याद है? ईयर तो ये जो प्रीवियस 2020 में जी। ओके। तो फिर जब मैंने ये लोगों के सामने रखा, सोशल मीडिया के अपने अकाउंट से मैंने शेयर किया, तो लोगों की तरफ से जो अप्रिसिएशन और जो इनकरेजमेंट मुझे मिल रही थी, उससे और भी मज़ीद मैं मोटिवेट हो गया और मैंने मज़ीद लिखना शुरू कर दिया और नतीजा आपके सामने है। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। और ये आपकी स्टोरी भी किसी सस्पेंस से कम नहीं है कि पहले क्या किया, बगावत किया, ये वो वगैरह। चलें, बहुत अच्छी बात है, हमारी नेक दुआएं तमन्नाएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। और यहाँ पर नाजरीन, चूँकि इन्होंने अपनी लाइफ के हवाले से बताई, बैकग्राउंड, करियर कैसे स्टार्टिंग लिया, और सबसे बड़ी बात इन्होंने ये जो थिंकिंग इनका लेवल था, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले इन्होंने सोचा कि करना क्या है, कैसे करूँगा, क्या चीज़ें। तो यहाँ पर यूथ जब अपने आप को किसी भी जगह पर स्टेबल बनवाना चाहती है तो काइंडली इस चीज़ को मद्देनज़र ज़रूर रखा करें। यहाँ पर चूँकि जीबी के यूथ की बात हो रही है, यू आर आल्सो इन दैट, तो जीबी के जो यूथ को अभी आप क्या देखते हैं कि वो किस स्टेज पर हैं इस वक्त, और क्या उनको मज़ीद करना चाहिए, पहले क्या था अभी, क्योंकि काफ़ी इंप्रूवमेंट आई है। अभी आपने एजुकेशन बात की कि क्वालिटी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अभी हम देखें तो काफ़ी सेक्टर्स में क्वालिटी एजुकेशन भी है, तो हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते उस तरह, लेकिन काफ़ी उसमें खामियाँ भी हैं। तो यूथ को आप किस नज़रिए से देखते हैं इस वक्त? यूथ को सबसे पहले तो मैं अभी आप देखें, कोई भी स्टेट अगर अपने यूथ को एम्पावर करती है तो इनडायरेक्टली स्टेट एम्पावर हो जाती है। तो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर पिछले प्रीवियस ईयर्स की हम बात करें तो काफ़ी डेकेड से यूथ को इग्नोर करते आ रहे हैं, और यूथ के ऊपर जो यूथ को एम्पावर, तो उनको बेसिक नेसेसिटीज़ से ही महरूम रखा जा रहा था। अभी एजुकेशन आप देखें तो जब आप बेसिक चीज़ को ही उनको प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है चीज़ों में, और यूथ खुद भी चीज़ों में अवेयरनेस उनके अंदर डेवलप हो रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि गिलगित बल्तिस्तान के जो यूथ हैं वो हमारे आने वाले दौर के फ्यूचर हैं, और उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के दौर को संभालना है। तो उनको एम्पावर करना और उनको हर सेक्टर में फैसिलिटेट करना, ये जीबी हुकूमत की फ़र्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और यहाँ पर चूँकि अभी आपने इग्नोरेंस की भी बात की, और जो फैसिलिटीज़ अभी दी जा रही हैं, आप समझते हैं कि दैट इज़ इनफ? नहीं, इनफ तो ये नहीं है, ये मैं कहूँगा ये माइनर है, माइनर लेवल की बात। अभी आप देखें ना कि आपने भी खुद भी जज किया होगा ये कि जब आप जीबी से मूव करके दूसरी सिटीज़ में जाके एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं तो उधर और अपने जब आप लेवल को मेजर करते हो तो काफ़ी डिफरेंस आता है उसमें। तो उस डिफरेंस को, उस वैक्यूम को फिल करने की बहुत ज़रूरत है, और वो तब भी होगा जब गवर्नमेंट न्यू टेक्निक्स और न्यू एजुकेशन स्किल्स को प्रोवाइड करेगी। चलें, अभी आप कॉलम्स किस हवाले से ज़्यादा प्रेफर करते हैं, किसके ऊपर लिख रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल इश्यूज़, किसके ऊपर ज़्यादा? कॉलम्स से मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि सोसाइटी के जो इश्यूज़ हैं उनको मैं हाईलाइट करूं रदर देन कि पॉलिटिक्स को। क्योंकि आप देखें पॉलिटिक्स को तो हर कोई हाईलाइट करता है, लेकिन अगर हम सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करें तो वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है सोशल इश्यूज़ को कंटिन्यू करना और सोशल इश्यूज़ के बारे में बात करना। तो सोशल इश्यूज़ के बारे में फ़र्स्ट प्रायोरिटी होती है, और मैंने यूथ के हवाले से भी जो एक ट्रेडिशन चल रहा है, जो मैंने आपको पहले भी कहा, डॉक्टर्स और इंजीनियर, उसके हवाले से भी मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेमार कौम डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ही नहीं। तो उसको भी काफ़ी लोगों ने पसंद किया और काफ़ी लोग उससे भी इंस्पायर हुए। और मैं ये क्रेडिट खुद को भी देना चाहूँगा कि जो मैंने जब अपनी राइटिंग स्टार्ट की तो काफ़ी लोग मुझसे भी इम्प्रेस हो गए, और काफ़ी लोगों को मैंने खुद भी इनकरेज किया कि आप भी लिख सकते हो। तो मैं अभी अगर आप कहें कि माइनर लेवल पे भी मैं लोगों को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ चीज़ें, और अवेयरनेस भी सोशल इशू, सोशल साइंसेस के बारे में भी उनको अवेयर कर रहा हूँ। तो अभी आगे क्या आपने सोचा हुआ है कि किस हवाले से जो है मज़ीद अपने करियर को आगे कंटिन्यू करेंगे? आपने कहा कि CSS के लिए प्रिपरेशन चल रही थी, यहाँ पर जो है गूगल हैज़ डिक्लेयर्ड यू एज अ फर्स्ट कॉलमनिस्ट, सो क्या प्लान किया आगे? आगे प्लान यही है कि फील्ड को भी लेके चलना है और लोगों को भी लेके चलना है, तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि सोसाइटी को अपलिफ्ट करना एक अगर पहले जब मैंने इस जर्नलिज्म की राह में कदम रखा था तो मैं नाआशना था इससे, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि क्या चीज़ें हैं और किन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए।
तो फील्ड को भी नहीं छोड़ूंगा और लोगों को भी। अच्छा, यहाँ पे एक बड़े मज़े की बात नाज़रीन मैं फैसलान से डिस्कस करना चाहूँगी, और ये बहुत से लोगों की थिंकिंग भी है, मेरे से भी काफ़ी लोगों ने पूछा हुआ है, तो मैंने अपनी तरीके से जवाब दिया है कि कोई भी इंसान दो नाव में पाँव रख के नहीं चल सकता। तो यही सवाल फिर आपके लिए भी, तो क्या थिंकिंग रखते हैं? अभी देखे ना, दो पाँव में दो जगहों पे पाँव तो मैंने बहुत पहले ही रख चुका था, जब मैं टीनेजर था। तो मैं यही कहूँगा कि पहले भी मैं अपनी स्टडीज़ को लेके और कॉलम वाली साइड को भी लेके चल रहा था, तो मैं मैनेज कर रहा हूँ चीज़ों को, तो मेरे लिए तो मुश्किल नथिंग इज इम्पॉसिबल। नथिंग इज इम्पॉसिबल। लेकिन कुछ लोगों की माइंड सेटअप है, माइंड सेटअप है और काफ़ी डिफिकल्टीज आते हैं। अब मुझे भी आती हैं डिफिकल्टी। चले हर्डल्स की बात करते हैं, क्या क्या हर्डल्स आई हैं आपको, उसके हवाले से बात करते हैं। हर्डल्स अभी देखें, अगर आपकी जो लाइफ है वो रूटीन में एक चल रही होती है, आपके दोस्तों के साथ, आपकी स्टडीज़ के साथ चीज़ें चल रही होती है, तो जब बीच में एक ऐसे ख्यालात आ जाते हैं कोई कि कुछ लिखने के लिए किसी टॉपिक पे मजबूर करते हैं आपको, तो आपको फिर जो रूटीन में चलने वाली चीज़ों को आपको स्किप करना पड़ता है। तो मेरे साथ भी यही होता है, जब ऐसे आइडियाज़, अभी आपको पता है डेली बेसिस पे तो आइडियाज़ नहीं आते, तो जब ऐसे आइडियाज़ आ जाते हैं तो मैं जो रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं उनको थोड़ा सा स्किप करके, मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी यही होती है कि मैं उस टॉपिक को कंप्लीट करूँ। चलें, बहुत अच्छे। अभी आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है और आप पूरे गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए एक एग्जाम्पल भी हैं कि कैसे अपने करियर को स्टार्ट करना, कैसे एक नाम बनाना, और इस तरह से सोशल मीडिया को आजकल हम कहते हैं कि सोशल मीडिया की क्या वैल्यू है, कुछ लोग कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं सोशल मीडिया की ही तो वैल्यू है। तो इन दोनों चीज़ों का फ़र्क जानते हुए उनके इस्तेमाल में लाना बहुत बड़ी बात है, और आई कॉन्ग्रेचुलेट यू कि बहुत ज़बरदस्त आपने काम किया, और इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद हम आपको इसी तरह सक्सेसफुल अंदाज में देखते रहेंगे। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहेंगे यूथ के लिए, स्पेशली आपको इस वक्त बहुत से यूथ देख भी रहे होंगे और इंशाल्लाह मैं होपफुल भी होंगे कि आपको फॉलो भी करेंगे? यूथ के लिए यही कहूँगा कि आप पाकिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वो चेहरे हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को हर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो अगर मैं गिलगित बल्तिस्तान को किसी फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान लेवल पे उसको रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैं गिलगित बल्तिस्तान का फेस होता हूँ उधर, मैं पूरी गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा होता हूँ। तो हर जगह पे आप ये केयर करें कि आप एक इंडिविजुअल नहीं हैं। आप जब किसी जगह में जाते हैं, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो आप पूरी गिलगित बल्तिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसका ख़ास ख्याल रखें। और आखिर में यही कहूँगा कि यूथ जो है, आप लोग ही फ्यूचर हो गिलगित बल्तिस्तान के। तो आप लोग अगर अपने ऊपर काम करना चाहते हैं, अपने जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर काम करना चाहते हैं, तो काम करें। और आपके अंदर वो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे अलग हैं, तो उनमें अगर आप काम कर सकते हैं तो करें और जीबी को अपलिफ्ट करें, और यही हमारा मकसद है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन, यहाँ पर लास्ट में मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि कीप सपोर्टिंग फैसलान, क्योंकि ये भी गिलगित बल्तिस्तान का एक ऐसा चेहरा है, काबिल फ़ख्र चेहरा है, जो कि आगे आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में भी गिलगित बल्तिस्तान की तामीर और तरक्की में इनका बहुत बड़ा रोल हो। तो यूथ को जब तक हम एम्पावर नहीं करेंगे, उनको जो है सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट इन द सेंस के ना सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि सपोर्टिवली भी आप उनको जो है ना इंकरेजमेंट के ज़रिए से बहुत उनको आगे लेके जाया जा सकता है। उनके माइंड डाइवर्ट होते होते रह जाते हैं कुछ लोगों के, तो ज़रूर जो है ना एक दूसरे को सोशल सपोर्ट किया करें। इंकरेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। और लास्ट में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहूँगी, जैसे कि मैंने कहा कि दो नाव पर कदम रख के आगे नहीं चला जा सकता, तो फैसलान इज़ एन एग्जाम्पल फॉर अस कि कैसे मैनेज किया जा सकता है अपने काम को। सो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, एज आई ऑलवेज से, जस्ट द वर्ड इम्पॉसिबल इज़ इम्पॉसिबल, अदरवाइज एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। सो अपने ऊपर यकीन रखें, एतमाद रखें, और कौम और अपने इलाके का सोचते हुए आगे बढ़े। इंशाल्लाह कामयाबी आपका साथ देगी। सो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज़ पर।